हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश सांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर हम आप लोगों की तैयारियां करवाते हैं परीक्षा के लिए, जहां पर हम आपका नॉलेज बढ़ाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? मतलब ये कि आपको जो है किसी भी प्रकार का पैकेज, कूपन या रजिस्ट्रेशन यहां पर नहीं करवाना होता है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं की, कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हमारी जो कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान है उसका अध्याय क्रमांक 1, उसके हम बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब ये कि आप अपने आसपास जितनी चीजों को देखते हैं, जिनका आयतन होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं, राइट, जिनका कोई आकार होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। और इस चैप्टर से हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें क्वांटिटी ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा। बात समझ में आ गई? चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। भाई, बात हो रही कि विसरण क्या होता है। स्टूडेंट्स, यहां पर बात हो रही कि जो आपका विसरण होता है ये बेसिकली होता क्या है, राइट? तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। अब इस डायग्राम में मैंने क्या किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्या आपको एक डिब्बा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है, इसके अंदर हम डालते हैं पानी, ठीक है? और उसके बाद जो है हम होली खेलने वाले हैं। चलिए, तो डिब्बे के अंदर मैंने डाल दिया है पानी, पानी 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 और पानी और पानी और पानी और पानी और पानी और पानी, पानी पानी डाल दो पूरा। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है आप इंक की ऐसी एक बूंद डाल दीजिए। अब ऐसे इंक की ना एक बूंद डाल दीजिए, एक ऐसी इंक जो कि पानी में घुलनशील है। अब होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये जो इंक की बूंद है ये बड़े ऐसे धीरे धीरे चारों तरफ ऐसे जो है फैल जाएगी। बात समझ में आ रही? ये जो इंक की बूंद है ये चारों तरफ कैसे होगी? वही फैल जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी है जिसका स्वतः दो पदार्थों के कणों का, कैसा? स्वतः, ऐसा नहीं कि हम करवा रहे, नहीं, स्वतः लिख दीजिएगा इसको यहां नीचे, राइट? इसको मिटा देता हूं यहां पर। स्वतः दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना क्या, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। बात समझ में आ गई? एक और एक्सपेरिमेंट इसके लिए हम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बलून है और मेरे पास जो बलून है वो ये है, ये लो और ये लो, और ये जो है ये बलून है। अब इसके अंदर जो है गैस भरी हुई है और वो जो गैस है उसमें रंग भी है, राइट? और ये उसका जो है धागा है, ये लो ये लो ये लो, ये उसका धागा है। अब इस बलून के अंदर भरी हुई है गैस जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है। ध्यान से देखिएगा, इस बलून के अंदर स्टूडेंट्स भरी हुई है बहुत सारी गैस, राइट? बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसके अंदर भरी हुई है बहुत सारी गैस। अब सवाल पैदा होता है कि जब हम इसमें पिन लगाएंगे, बात समझ में आ रही है? अब खाली पीली बैठे हैं, क्या करें भाई, थोड़ा सा खुरापात कर लेते हैं। बलून अपने को दिख गया तो एक काम करते हैं, इसमें से चुभोते हैं एक सुई, राइट? अब जैसे ही आपने इसमें एक सुई चुभोई, क्या हुआ? इसके अंदर की गैस जो है वो अपने आप बाहर आ जाएगी, एक फटाक की आवाज होगी और पूरी गैस जो है वो हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी विसरित। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो यहां पर चीज हो रही है, ये जो प्रक्रिया यहां पर हो रही है, ये जो चीज यहां पर हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं विसरण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये कहलाता है हमारा विसरण। तो बेसिकली दो अलग अलग पदार्थों के कणों का आपस में स्वतः ही मिल जाना कहलाता है विसरण। बात समझ में? जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्वतः ही घुल मिल जाते हैं और ये है हमारा एक प्रकार का विसरण। बात समझ में आ गई? चलो, तो दोनों एग्जांपल्स हमने विसरण तो समझ लिया। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हो। आप डिब्बे में पानी लीजिए, ऊपर से इंक डाल दीजिए, इंक उसके अंदर घुल जाएगी, मिल जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है आपकी विसरण। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि पिटारे में से कौन सी चीज निकलती है। चलिए, गलनांक क्या होता है? गलनांक क्या होता है? तो भाई इसकी डेफिनेशन को यदि हम देखें तो एक ऐसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह उसका गलनांक होता है। बात समझ में आ रही है? वह उसका क्या होता है? गलनांक होता है। अब काम की बात पर आते हैं और काम की बात यह कहती है कि मेरे पास जो है बर्फ है और मुझे जो है उससे क्या बनाना है भाई सॉरी, बर्फ का नाम लिया तो खांसी आ गई, राइट? तो मेरे पास बर्फ है और मुझे उससे जल बनाना है। बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास जो बर्फ है
उसको यदि मैं दर्शाना चाहूंगा तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं बताऊंगा H2O और यहां पर जो है सॉलिड, मैं जल को कैसे लिखूंगा? H2O और यहां पर है लिक्विड। मतलब पदार्थ तो एक है पर उसकी अवस्थाएं अलग अलग हैं, और ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में हमने बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है। तो बर्फ है, जल है, पदार्थ है, अवस्थाएं अलग अलग है, पदार्थ एक समान है। अब देखो ध्यान से क्या खेल होगा यहां पर, ठीक है? अब ध्यान से देखना यहां पर खेल क्या होगा, राइट? अब हम ये चाहते हैं, एक मिनट, थोड़ा ऐसा है, गलत बन गया है, कोई बात नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि भैया ये बर्फ से जल बन जाए। अब यदि कोई चीज बर्फ है और जल बन जाए, इसका मतलब क्या? हमें इस पर देना पड़ेगा तापमान, राइट? तो हमने इस पर एक तापमान दिया, जिससे क्या हो गया, ये जो है बर्फ आपका जल बन गया, राइट? तो इस पर हमने जब तापमान दिया और ये बर्फ से जल बन गया, तो इसके अब वो जो तापमान है कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हम ये बोलेंगे कि जो बर्फ है ना वो गल गई है। हम क्या बोलेंगे? जो बर्फ है आपकी वो कैसी हो गई? भी गल गई है। बात समझ में आ रही है? तो गलनांक क्या होगा, इस खेल को अब मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो ये होगा आपका गलनांक। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा? ये होगा आपका गलनांक। क्लियर है कहानी? तो गलनांक एक ऐसा तापमान है जिस पर ठोस जल में परिवर्तित हो जाता है, और यदि मुझे जल को अब किस में बनाना है भाई? बर्फ में, ठीक है? तो मैं उसको बोलूंगा हिमांक। मैं क्या बोलूंगा उसको? हिमांक। अब ये जो गलनांक है आपका, राइट, इसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्ट हो जाना। और ये जो आपका हिमांक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीज हो जाना। अब ये दोनों एक ही चीज होती है, इसलिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट। और ये अलग अलग प्रकार के पदार्थों के लिए अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि जल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? और हिमांक क्या होता है? तो ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक तरफ है मेल्टिंग पॉइंट, एक तरफ है फ्रीजिंग पॉइंट, और इन दोनों ही पॉइंट्स की सेम डेफिनेशन है, पर अंतर क्या है? डायरेक्शन का। मतलब यदि कोई चीज गल रही है, जिस तापमान पे कोई चीज ठोस से, लिखा है ना, कोई चीज ठोस से यदि आपका द्रव बन रही है तो वो गलनांक है। कोई भी चीज यदि द्रव से ठोस बन रही है तो वो क्या है? हिमांक है। और जरूरी नहीं कि किसी भी चीज का जो हिमांक है वो बहुत ही कम हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कहानी? चलिए, तो गलनांक क्या है? तापमान। बेसिकली गलनांक क्या है स्टूडेंट्स? तो ये एक ऐसा तापमान है, क्या है, क्या है, क्या है? तो ये है आपका तापमान जिस पर एक ऐसा तापमान जिस पर, बात समझ में, जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि गल जाता है। सिंपल सी बात है, द्रव में परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है। ऐसा तापमान जिसमें कोई ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम गलनांक कहते हैं। ऐसा तापमान जिसमें द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है वो हिमांक होते हैं। गलनांक और हिमांक दोनों एक ही होते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी। बात समझ में आ गई? तो जैसे कि H2O के लिए कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन जो है, ये क्या होगा? तो ये होगा आपका गलनांक एज वेल एज आपका हिमांक। टिप लिया जाए, सिंपल सी कहानी है। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलो, सिंपल 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 और भयंकर वाला सिंपल, क्योंकि ये बिल्कुल मत घबराइए, एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग के अंदर बढ़िया से मैं करने वाला हूं फिट। बात समझ में आ गई? चलो और चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अब गलनांक की बात हुई, क्वथनांक को पूरा लग गया। अब क्वथनांक क्या कहता है? वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू करता है, वह तापमान जिस पर कोई चीज जो है उबलना शुरू करता है, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? वो जो जल आपका H2O जो था वो आपका कौन सी अवस्था में था भाई? लिक्विड, यानी कि आपके द्रव अवस्था में था। अब आप उसको क्या बना रहे हो? आप उसको G बना रहे हो। G बोले तो गैस, हर बार G फॉर जीनियस नहीं होता है। और ये हो गया आपका जल, और ये हो गई आपकी वाष्प।
तो वो गैसीय अवस्था हो गई और जल जो है वो आपकी द्रव अवस्था हो गई। अब आपने इस पे क्या दिया होगा भाई, ऊष्मा दी होगी, आपने इसको गर्मी दी होगी, ऊष्मा दी होगी। उस ऊष्मा को लेकर इसने क्या किया, अपना तापमान या सॉरी अपनी जो अवस्था है उसको बदलना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो अब कितने पे किया वो भी देख लेते हैं। चलो, तो कितने पर किया, कितने पर किया, कितने पर किया वो भी देख लेते हैं। तो क्या हुआ, ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलेंगे वाष्पीकरण, और इस पर आपका होगा क्वथनांक। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्वथनांक। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। क्वथनांक क्या होगा, ऐसा तापमान, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, ऐसा तापमान जो कि यहां लिखा हुआ है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बार बार थोड़ी लिखूंगा, लिखा तो है। तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, वह तापमान उस पदार्थ का क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो हिमांक, क्वथनांक, गलनांक जो है, जमांक, फ्रीजांक, जो भी ले लो आप, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं एक प्रकार के क्या है, तापमान है। समझ में आ गई कहानी? चलिए नोट किया जाए। पक्का, इजी, ओके जी। बढ़ेंगे आगे और चलेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। अब सवाल पैदा होता है, ये शुष्क बर्फ क्या है? बड़ी सिंपल सी कहानी है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, ठीक है, जो कि सामान्य ताप पर है ना, जो कि सामान्य ताप पर, राइट, सामान्य ताप पर कैसी रहती है, गैसीय अवस्था में रहती है। सामान्य ताप पर कौन सी अवस्था में रहती है भाई, गैसीय अवस्था में रहती है। पर यदि आपने इसको जमाया और जमाया और जमाया और जमाकर आपने इसको कैसा कर दिया भाई, ठोस कर दिया, तो ये हो गई आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी को हम लोग बोलेंगे शुष्क बर्फ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यही होगी स्टूडेंट्स हमारी शुष्क बर्फ। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, यही मुझे आपको थी सुनानी, है ना। आगे बढ़ेंगे, चलो। बर्फ अलग है, शुष्क बर्फ अलग है, राइट। अब इसको आप गर्म करोगे ना तो ये द्रवीकृत नहीं होगी, ये इसका सीधे जो है ऊर्ध्वपातन होगा और ये सीधे आपके गैसीय अवस्था में यानी कि CO2 में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है ना वो बहुत छोटा है, बात समझ में आ रही है, पर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि ये क्लास 10th तो छोड़ो, JEE और नीट में भी इसको बेस बनाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि ये चीज आपको नहीं पता है तो वहां पर आने वाली एक यूनिट है ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, वो बनने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए सामान्यतः हम ये मानते हैं कि सर गर्म करेंगे तो अवस्था बदलेगी ना। कैसे? देखो ये लो जल, अभी इसको यदि मैं गर्म करता हूं तो ये जो जल है थोड़ी देर बाद वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने ये मान लिया, मैंने ये मान लिया और हर इंसान ये मानता है कि यदि आप किस में परिवर्तन करते हो भाई, तापमान में परिवर्तन करते हो तो अवस्था में परिवर्तन होता है। पर अवस्था परिवर्तन के लिए सिर्फ तापमान जरूरी नहीं है या सिर्फ दाब जरूरी नहीं है, जरूरी है कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम लोग करने जा रहे हैं बात समझ में आई? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है, और वो कारक क्या है ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल है। कणों के बीच में जो दूरी है, कणों के बीच में जो अंतर है, वो कणों के बीच में अंतर, भाई कोई भी पदार्थ किसी ना किसी कणों से मिलकर बना हुआ है, तो कणों के बीच का जो अंतर है में अंतर, बात समझ में आ गई? कणों के बीच में अंतर। अब सवाल पैदा होता है सर ये क्या कहानी है, क्या कौन से अंतर की बात हो रही है? देखिए भैया, ठोस यदि है तो घनत्व ज्यादा रहेगा, गैस यदि है तो घनत्व कम रहेगा, द्रव यदि है तो घनत्व जो है वो मध्यम क्रम में रहेगा। मतलब ये कि कणों के बीच का जो अंतर है वो ये चीज डिसाइड करता है कि इसकी जो अवस्था है वो क्या होगी। इसका एक बढ़िया एग्जांपल लूंगा और आपका दिमाग जो है उसमें बत्ती जलेगी। कैसे समझते हैं? देखो ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? यदि कणों के बीच का अंतर, ध्यान से देखना, और ना ये एक ऐसा क्वेश्चन है
आप इसको 11 12 JEE नीट IITN NITN एम्स वाले सारे अपने भाई बहनों से सीनियर से पूछ सकते हो कि इसका जो ये क्वेश्चन क्या है। बेसिकली इसके अंदर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। यदि कणों के बीच का अंतर कम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि इनके बीच का अंतर क्या करते हैं, कम करते हैं, तो यदि इनके बीच का अंतर कम करते हैं तो इससे घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे जो घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि कणों के बीच का आप अंतर कम करते हो तो इससे घनत्व जो होगा वो क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। सिंपल सी कहानी है। अब यदि घनत्व बढ़ गया इसका मतलब क्या, वो ठोस की तरफ जाएगा। बात समझ में आ गई? कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? दिमाग से समझेंगे। कहां से आएगा दिमाग? प्रैक्टिस करने से। चलो करते हैं प्रैक्टिस। भैया एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है और एक डिब्बा ये है। ध्यान से देखना, ये डिब्बे हैं। कैसे हैं? डिब्बे हैं और खाली हैं। और इसके अंदर जो है हमने डाल दिए हैं कुछ एक कण। ये लो, ये कण है, राइट। अब ये कैसे हैं स्टूडेंट्स? ये कण है, ये दूर दूर हैं। यदि हम क्या कर रहे हैं, घनत्व बढ़ा रहे हैं, यदि हम घनत्व को क्या कर रहे हैं भाई, बढ़ा रहे हैं, तो घनत्व के बढ़ने से क्या होगा, अब ये कण और पास पास में आ जाएंगे। देखो 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 देखो, ये कण ना एकदम पास पास में आ जाएंगे, एकदम ये यहाँ पर ऐसे 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 एकदम पास पास में, और भी ज्यादा पास पास में ऐसे आ जाएंगे। घनत्व को और बढ़ाया गया। ये लो, तो घनत्व जो है उसको और बढ़ाया गया, और बढ़ाया आपने। अब ये जो कण एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जमा हो जाएंगे। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। बात समझ में आई क्या? कहानी बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, राइट। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिए। ये जो चीज है ना, ये हो गई आपकी गैस, और ये जो चीज है ना, ये हो गई आपकी द्रव, और ये जो चीज है ना, ये हो गई आपकी ठोस। का है ठोस? क्यों हो गई ठोस? बड़ी सिंपल सी कहानी है। और कहानी क्या है, देखो, कणों के बीच का अंतर जो है वो बहुत कम है, कणों के बीच का अंतर थोड़ा ज्यादा है, कणों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो दो ऐसी चीजें होती हैं जो ये कणों के बीच का जो अंतर होता है उस पर असर डालती हैं, और वो जो दो चीजें होती हैं वो हैं आपकी ताप और दाब। अकेला ताप नहीं, अकेला ताप नहीं। यदि आप किसी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ाते हो तो स्वतः ही उसका जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। मानकर चलते हैं कि हमें गैस को, एलपीजी गैस जो होती है, राइट, एलपीजी गैस को यदि मुझे द्रवीकृत करना है तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखिएगा, एलपीजी गैस को यदि मुझे द्रवीकृत करना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है, मैं यहां पर एक डब्बा लूंगा, मैं इस डिब्बे को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ध्यान से देखिए, मैं इसको सिलेंडर के रूप में बनाऊंगा। ये लो, अरे यार ये तो गोला नहीं, ये चाहिए था अपने। ये लो, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है बहुत सारी एलपीजी गैस। क्या आपको सिलेंडर के अंदर बहुत सारे एलपीजी गैस के अणु दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे होंगे, राइट। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, शुरू होता है खेल। और ये जो बेसिकली खेल है ये है क्या, राइट। अब देखिए, तो ये जो खेल है ये हमें ये कहता है कि यदि हम ऊपर से यहां पर एक पिस्टन लगा दें, एक ऊपर से हम लगा देते हैं स्टूडेंट्स यहां पर पिस्टन सिस्टम, ये लगा दिया मैंने पिस्टन सिस्टम, राइट, ये लगा दिया मैंने यहां पर ऐसा पिस्टन। और यदि इस पिस्टन को हम ऊपर से जो है इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, यदि हम इस पर देते हैं दाब, यदि हम इस पर देते हैं दाब, तो अब पता है आपको क्या होगा? यदि बहुत दाब आप दोगे ना तो थोड़ी देर बाद ये सभी कण जो हैं ये नीचे की तरफ आने लगेंगे, और थोड़ी देर बाद ये सभी कण जो हैं ये कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। और ये जो चीज गैस थी अब ये परिवर्तित किस में हो जाएगी? द्रव यानी कि लिक्विड में। इसका मतलब देखो, तापमान में अपन ने कोई चेंज नहीं किया, तापमान तो वही का वही है, पर यदि आप प्रेशर बढ़ाते हो तो कणों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, और वो चीज गैस से क्या बन जाती है? द्रव बन जाती है। मतलब दोनों ही चीजें जरूरी हैं, तापमान और क्या होगा आपका? दाब। बात समझ में आ गई? इसीलिए जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको लिक्विफाई करते हैं, मतलब कि हम उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो गैस से क्या बन जाती है? आपकी द्रव। तब तो आप सोचो ना, क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस। बात समझ में आई? एलपीजी है गैस, पर इतना प्रेशर दिया कि किस में परिवर्तित हो गई? वो द्रव में। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, नोट किया जाए। ये भी हो गया, इसको भी अपनी कॉपी में नोट किया जाए। पक्का जी? चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा। तो दोनों चीजें, ताप और दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मुझे बताइए, डिस्कस करते हैं पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या कहते हो? बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, ध्यान से देखिएगा। अब एक जल का नमूना लिया गया है, यानी कि सैंपल लिया गया है, और क्या हो रहा है, इसका जो क्वथनांक है सामान्य ताप और दाब पर बता रहा है 102 डिग्री सेल्सियस। कितना बता रहा है? अब ये बता रहा है 102 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये बता रहा है 102 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल पैदा होता है कि क्या यह जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा या नहीं जमेगा। देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो जल है ना, ये आपका शुद्ध नहीं है। ये कैसा है? ये अशुद्ध जल है। अब जो अशुद्ध जल होता है, इसका क्वथनांक, हिमांक कैसा होता है, या गलनांक जो है वो वैसा नहीं होता जैसा शुद्ध जल का होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि जब भी आप बात करेंगे, राइट, जब भी आप बात करेंगे किसकी? शुद्ध जल की। जब भी आप बात करेंगे शुद्ध जल की, तो याद रखें कि इसका जो हिमांक है, या हम एक काम करते हैं, शुद्ध जल के बारे में आपको पता ही है, इसलिए हम सीधे बात करते हैं अशुद्ध जल के बारे में, राइट? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अशुद्ध जल जो होगा इसका जो हिमांक होगा, राइट, अशुद्ध जल जो है इसका जो हिमांक होगा वो कैसा होगा? बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसका जो हिमांक होगा वो कैसा होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से कम। मतलब अशुद्ध जल में हम ऐसे मान सकते हैं कि भाई ये जो नमकीन जल है, राइट, अब आपने देखा होगा कि जो समंदर का जल होता है वो जल्दी से फ्रीज नहीं होता है, जल्दी से जमता नहीं है। पर ऐसी जगह जहां पर तापमान बहुत कम होता है, यदि हम इंडिया की बात करें तो हिमाचल हो गया आपका, कश्मीर हो गया, यदि हम दुनिया की बात करें तो कनाडा हो गया, साइबेरिया हो गया, बहुत सारी जगह है जहां पर तापमान बहुत कम हो जाता है ठंडियों के समय पर, राइट? तो 0 से कम होने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो नदी नाले होते हैं वो तो जम जाते हैं, नाले नहीं, सिर्फ नदियां तालाब, पर जो समुद्र होता है वो नहीं जमता है। समुद्र को जमने के लिए और कम तापमान करना पड़ेगा। मतलब ये कि अशुद्ध जल का जो हिमांक होता है वो 0 से कम होता है, राइट? और यदि हम बात करें इसके किस चीज के बारे में, यदि हम बात करें इसके किसकी? क्वथनांक की। यदि हम बात करें क्वथनांक के बारे में, तो क्वथनांक जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो ये होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, बस यही कहानी थी, मुझे आपको सुनानी थी। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहानी की जा रही है कि अब 102 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है भाई? वो उसका क्वथनांक हो रहा है। इसका मतलब 2 डिग्री सेल्सियस पर वो चीज जो है वो द्रव से किस में परिवर्तित हो रही है? वाष्प में परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब वो कैसा जल है? बड़ी सिंपल सी कहानी है, कैसा जल है? ये है आपका अशुद्ध 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 जल। इससे बनाएंगे। तो ये कैसा है? बात हो रही है अशुद्ध जल के बारे में। दैट्स ऑल। अब ना सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि कोई कक्षा 12वीं में आपके बड़े भैया दीदी या सीनियर होंगे तो उनसे पूछना, बात समझ में आई, कि अशुद्ध जल जो होता है इसको क्वथनांक 100 से ज्यादा और हिमांक जो है वो 0 से कम कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको ऐसा वाला रिएक्शन देखेंगे कि इसको कैसे पता, वो टॉपिक, जो टॉपिक उनके सिलेबस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात समझ में? तो ये क्लास 12th में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हम ये देखते हैं, जब हम विलयन की बात करते हैं, राइट, तो जिसमें हम ये देखते हैं कि आपका जो शुद्ध जल है और अशुद्ध जल है उसके हिमांक में या क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। वहां पर इसी चैप्टर में हम ये भी देखते हैं कि ये जो आपका RO होता है, जिससे हम पानी जो होता है उसको साफ करते हैं, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, इसके पीछे की कहानी क्या है। बात समझ में आ गई? चलो और आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी कहानी, तो इसको नोट कर लो। कर लिया? चलते हैं आगे, इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया है, हम चलते हैं आगे। नोट कर लेना। ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म लिखिए। बड़ी सिंपल सी कहानी है। सबके बीच में जो कणों के बीच का क्या होगा? आपका अंतर होगा, वो डिफरेंट होगा। सबके बीच में जो कणों के बीच का अंतर है वो क्या होगा? आपका डिफरेंट होगा। ठोस, द्रव और गैस जो है इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे वैसे तो इसके और भी आपके गुणधर्म है, क्लासिफिकेशन है, और भी चीजें हैं, पर कणों के बीच का अंतर, कणों के बीच का अंतर क्या होगा, ये अलग अलग होगा, बस यही एक कहानी है। तीनों के यदि आप रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो वो एक समान होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ जरा, सिंपल सी कहानी है, राइट। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं भी H2O, यहां पर S, अभी मैं लिख रहा हूं यहां पर H2O, यहां पर S नहीं, हो गया है वो, यहां पर मैं लिख रहा हूं L, राइट, फिर मैं लिख रहा हूं यहां पर H2O और यहां पर लिख रहा हूं G। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब ये जब मैं लिख रहा हूं तो सबका रासायनिक सूत्र तो एक समान है ना, पर सबकी अवस्था अलग अलग है। तो रासायनिक सूत्र यदि एक समान है, इसका मतलब ये कि सभी में उतने ही हाइड्रोजन है, उतने ही ऑक्सीजन है, सब कुछ बिल्कुल फिक्स्ड है। तो यहां की कहानी क्या है, एक समान रासायनिक सूत्र। यहां की जो कहानी है वो क्या है, एक समान रासायनिक सूत्र। एक समान है यहां पर रासायनिक सूत्र, पर अंतर क्या है, ध्यान से देखिएगा, अवस्था भिन्न है। अवस्था जो है वो कैसी है, अवस्था, तो वो कैसी है, अवस्था आपकी भिन्न है। बात समझ में आ गई, बस इतनी सी कहानी मुझे आपको सुनानी थी। तो अवस्था भिन्न है, रासायनिक सूत्र एक समान है, कणों के बीच का अंतर। अब ये सब पढ़ लो, ये सब वैसे ही आपके समझ में आ जाएगा। ठोस के गुणधर्म क्या है भाई, ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जैसे कि ये पेन देखो, ऐसा रखा है तो रखा ही रहेगा, पर यदि लिक्विड होता तो इधर उधर जाता, गैस होती तो इधर उधर जाती। ठोस पदार्थ का आकार जो है वो निश्चित होगा, स्पष्ट सीमाएं होंगी और स्थिर आयतन होगा, जैसे कि इधर ध्यान से देखो, स्पष्ट सीमाएं होंगी, ये देखो एकदम फिक्स बाउंड्री, और क्या होगा, स्थिर आयतन होगा। बॉटल ऐसी की ऐसी ही है जब तक तापमान में परिवर्तन नहीं करेंगे, पर इसके अंदर का जल आप देखिए, आयतन तो निश्चित है पर आकार जो है ना वैसा ही हो जाएगा जैसा कि बॉटल का आकार है। बात समझ में, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, ये देखो अपने आकार को बनाए रखा है इसने। अंतर आणुक बल जो होता है वो कैसा होता है भाई, ज्यादा होता है। कैसा होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तब तो बना हुआ है वो। पर यदि आप बात करते हो द्रव के गुणधर्म की, तो द्रव देखो, द्रव जो है वो ठोस और गैस दोनों के बीच में आता है। बात समझ में आ गई। तो ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड़ितता होती है, राइट, वो अधिक होती है। इन कणों के बीच में, एक मिनट, ये द्रव नहीं है, ये गैस के हैं, ये द्रव नहीं है, ये किसके बारे में है, गैस के बारे में, बट ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है। द्रव के बीच में जो अंतर आणुक आकर्षण बल होगा, ठोस से कम होगा, गैस से ज्यादा होगा। जिस बर्तन में रखा जाएगा, जिस डिब्बे में रखा जाएगा, जो आपका द्रव होगा वो उसी का आयतन जो है वो ग्रहण कर लेंगे। बात समझ में आई। चलिए और भी चीजें हैं, और गैसों के बारे में दिया हुआ है। गैसों के कणों के बीच में अंतराणुक बल जो होगा वो सबसे कम होगा। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, इनका विसरण जो है वो काफी तीव्रता से होता है। दैट्स ऑल, ठीक है। और गैसों के बारे में भी क्या नहीं है। चलो, तो इस तरीके से जो है इस कॉन्सेप्ट को, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये थी, आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए, राइट। ये एग्जांपल दीजिएगा आप कि कणों के बीच का जो अंतर होता है उससे डिसाइड होता है कि कोई भी चीज जो है वो ठोस है, द्रव है, या फिर आपकी गैस है। दो और अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट्स, यदि आपको पता हो तो। आप लोगों के सिलेबस में अब मतलब 2022 के बाद का जो सिलेबस है, 22, 23, 23, 24, इसका जो नया रैशनलाइज्ड नया वाला जो पाठ्यक्रम है उसमें से उस टॉपिक को हटा दिया गया है, जिसका नाम है प्लाज्मा, राइट। दो और अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस के अलावा, प्लाज्मा और बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट। बात समझ में आ रही है, इसको हटा दिया गया है। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है इसे आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, राइट। चलिए भैया थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल कहना चाहता है हमसे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर इसे समझाइए। बात समझ में आई। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर इसे समझाइए। बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, हालांकि ये स्टोरी जो है इसका लेना देना इतिहास से है, राइट, ठीक है। कैसे है, ध्यान से देखो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की यदि आपने बात सुनी होगी तो ये उदाहरण मैंने वहां पर सुना था। अब आप मुझे बताना कि ये सही है कि नहीं है। ध्यान से देखो, क्या आपको एक ग्लास दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है। क्या आपको ग्लास में पानी 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 दिख रहा है? हाँ सर पानी भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पीना है क्या इसको? नहीं अभी पीना नहीं है, अभी समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। फुल भरी हुई है, बिल्कुल एक भी जगह नहीं है, ग्लास में पूरी की पूरी पानी जो है वो भरा हुआ है। अब बाहर से जो है हमने डाल दी है शक्कर, बाहर से जो है हमने क्या डाल दिया इसमें? शक्कर। पानी फुल भरा हुआ है। मान लेते हैं कि यदि मेरे पास ये ग्लास है, राइट, तो ये फुल भरी हुई है। अब मैं बाहर से क्या कर रहा हूं? इसमें डाल रहा हूं शक्कर। अब रूल ये कहता है कि भाई जब पानी पूरे ग्लास में भर चुकी है, आयतन पूरा हो चुका है, तो जब आप इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे तो भी पानी को बाहर आ जाना चाहिए। पर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शक्कर के आपके जो अणु होते हैं, राइट, शक्कर के जो अणु होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, वो जल के अंदर जाकर उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। मतलब क्या कि जल का जो अणु है उसके बीच में बहुत सारा क्या बचा हुआ है? स्पेस, यानी कि रिक्त स्थान बचा हुआ है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाली कहानी क्या थी वो मैं आप लोगों को बताता हूं, राइट। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये सही है कि गलत है, आप बताना मुझे क्या हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए इंडिया में आई, राइट, तो जो यहाँ के व्यापारी और जो भी लोग थे उन्होंने कहा कि भैया यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि देखो अभी इंडिया जो है वो पानी की फुल भरी हुई ग्लास है, हम शक्कर हैं, राइट, अब हमको मिला लो, मतलब हम व्यापार करेंगे, इससे क्या होगा कि व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा। और उस मिठास और शक्कर के चक्कर में फिर जो है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया। बात समझ में आई? तो कभी कभी जो है, तो ये एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के जो भी कारोबारी थे उन लोगों को दिया था कि ये इंडिया है, ये हम हैं, हमें आप मिला लीजिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये कि उनको भी पता था कि यदि ग्लास पूरी भरी हुई है उसके बाद भी कुछ चीजें उसमें मिलाई जा सकती है। मतलब उन्हें पता था कि एक बीकर में यदि आप पानी लेते हो तो लाल कलर से लिखोगे, एक बीकर में यदि आप पानी लेते हो तो जल के अणुओं के बीच में आपको मिलेगा बहुत सारा फ्री स्पेस, यानी कि रिक्त स्थान, राइट। अब पानी की बात, शक्कर की जगह पर इसमें मिलाया गया है पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या होता है ये? तो ये होता है KMnO4। ये पोटेशियम है और ये पर मैग्नेट का आपका जो है आयन है। नाउ दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट। एक बीकर में जब पानी डाला गया और उसमें और पोटेशियम पर मैग्नेट के कुछ कण डाले गए, कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट पूरे बीकर में फैल जाता है। अर्थात पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच में मिल जाता है, कुछ वैसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ के कारोबार के अंदर मिल गई, कुछ वैसे ही जैसे शक्कर के जो कण थे वो जल के कणों के बीच में फिक्स हो गए, राइट। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में होता है बहुत सारा रिक्त स्थान, राइट, और उसकी पूर्ति करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट जैसी चीजें, शक्कर जैसी चीजें, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी चीजें। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है, नोट करेंगे और बढ़ेंगे आगे। ये लो, कर लिया, पक्का, सिंपल, बहुत बढ़िया। कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें इसको रखते हैं? बड़ी सिंपल सी कहानी है, देखो ये लो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। ये आपके स्कूल का हॉल है, यहां पर स्टेज बना हुआ है, यह आपके स्कूल का हॉल है, यहां पर स्टेज बना हुआ है, और कोई भी शिक्षक स्कूल में नहीं है। हालांकि ऐसे दिन बड़ा ही मजा आता है। बात समझ में आ रही है? मतलब आप पढ़ाई लिखाई को एंजॉय जरूर करते हो, पर जिस दिन आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता और जिस विषय का आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, यदि वहां से गुरुजी या मैम नहीं आती हैं, उस दिन जो है आप फील करते हो, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मान लेते हैं कि आप सब अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में हैं, हॉल में हैं, और स्कूल में सारे जो अध्यापक हैं वो स्टाफ रूम में मीटिंग कर रहे हैं, नहीं है या फिर नहीं है। अब आप सोचो क्या होगा, आपको क्या लगता है? ध्यान से देखिएगा, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं यहां पर। ये लो, 2 हॉल बनाने थे ना मेरे को। अरे रुको, इस उदाहरण को मैं समझाने के लिए चलता हूं पड़ोस में, मैं चलता हूं यहां पर और मैं 2 हॉल बना रहा हूं। मैं जो है 2 हॉल बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा भैया, ये हमारा हॉल क्रमांक 1 है, और ये जो है ये दूसरी अवस्था है जब टीचर मौजूद हैं। ये हमारा हॉल क्रमांक 2 है। क्या उसकी ऊंचाई ज्यादा है? कोई बात नहीं, इसकी भी ऊंचाई बढ़ा देते हैं। अरे हाँ, रुको,
क्या आपको 2 हॉल दिख रहे हैं? बोलिए यस सर। अब ये केस ए है, ध्यान से देखना, ये जो है आपका केस ए है और ये जो है ये है आपका केस बी, ठीक है। और ये यहां पर बना हुआ है स्टेज, मेरे स्कूल में ऐसा ही स्टेज बना था इसलिए मैंने बना दिया। यहां पर बनी हुई है खिड़की दरवाजे, चलो खिड़की दरवाजे क्यों बना रहे हैं, छोड़ो ना, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब यदि स्कूल में सारे शिक्षक हैं तो बच्चे ना बड़े अच्छे से ऐसे 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 बड़े लाइन से बैठे रहेंगे। ये आप लोग हैं, जब मैं पढ़ता था तो मैं, मुझे मान लो आप, राइट, ये आप लोग हैं, राइट 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 राइट, ये आप सब हैं एकदम ऐसे ऑर्गेनाइज्ड, यस सर, ऐसे बढ़िया तरीके से बैठे हुए हैं, राइट। पर मान लेते हैं कि शिक्षक है ही नहीं, शिक्षक जो हैं, शिक्षकगण उस दिन गुरुजी नहीं आए हैं या फिर नहीं है। अब क्या होगा, कोई बच्चा यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ये 3-4 यहाँ पर कुछ बात कर रहे होंगे, अपने बतियाएंगे, 1-2 ये इधर पराठा खा रहे होंगे, 1-2 यहाँ या सब तरफ बच्चे जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे, क्योंकि अब इन कणों के बीच में या इन विद्यार्थियों के बीच में जो आकर्षण बल है वो नहीं लग रहा है उतना। बात समझ में आई? तो ऐसा ही होता है गैसों के साथ में, गैस के जो कण होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि सब इधर उधर जाते रहते हैं, तितर बितर रहते हैं। यही कहानी जो है यहां पर पूछी गई है। द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डाला जाता है तेजी से स्थान घेर लेते हैं और पूरी तरीके से उसको क्या करते हैं, भर लेते हैं। मतलब ये कि यदि इस तरीके से आप एक बर्तन लेते हो और आप इसमें थोड़ी भी गैस डालते हो, मान लेते हैं कि आपने थोड़ी सी गैस डाली है इस रंग की, ये लो, आपने इसमें थोड़ी सी भी गैस डाली, इतनी सी गैस डाली आपने, बस इतनी सी गैस डाली, उसके बाद भी पता है क्या होगा, ये होगा, ये पूरे बर्तन को घेर लेंगे। पर यदि द्रव होता तो पहले तलहटी में आता। तो गैसों के जो कण होते हैं वो इतने दूर दूर होते हैं, उनके बीच का आकर्षण बल इतना कम होता है कि गुरुत्वाकर्षण भी उन पर काम नहीं करता। भाई तब तो किसी चिमनी से निकलता हुआ धुआं जो है वो सीधे ऊपर जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको प्रॉपर्ली अपनी तरफ खींच नहीं पाता है। बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास की सारी चीजें हैं, हमको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, समझना है, सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगी फिट। बात समझ में आई? चलिए सिंपल है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन कैसे होता है? वाष्पीकरण के कारण शीतलन कैसे होता है? बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। किसी चीज से यदि गर्मी निकलेगी तो बदले में ठंडक भी तो मिलेगी। किसी चीज से यदि गर्मी बाहर निकलेगी तो बदले में उसको क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। यदि इसमें रखा है मेरा अल्कोहल ले लो, या फिर जो है यदि मैं मान लूं इसमें कि पेट्रोल रखा हुआ है, पेट्रोल, राइट, उस पेट्रोल को निकाल के मैंने अपने हाथ के ऊपर रख दिया। अब आपको ठंडा ठंडा लगेगा ना, मतलब आपको शीतलन मिली, आपको कोल्डनेस मिली, तो बदले में आपके अंदर की जो गर्मी है वो पेट्रोल को मिली, पेट्रोल ने उसको लिया और वो वाष्पीकृत हो गया। आपको ऐसी ठंडक कई चीजों में लगती होगी, नेल पेंट रिमूवर में लगती होगी, आपका जो व्हाइटनर है उसमें लगती होगी, आपका जो सैनिटाइजर है उसमें लगती होगी, आपका जो अल्कोहल है उसमें लगती होगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी सिंपल सी कहानी है। यदि आप अपने हाथ के ऊपर किसी ठंडी चीज को रखेंगे, यदि वो चीज आपको ठंडी लग रही है, इसका मतलब वो आपके हाथ से क्या खींच रही, गर्मी खींच रही है। तो यदि आपके हाथ से गर्मी बाहर निकलेगी तो वापस में क्या होगी, ठंड आपको लगेगी। मतलब ये है कि यदि एक डायरेक्शन में क्या जा रही है भाई, ऊष्मा जा रही है, तो वहां से जहां ऊष्मा जा रही है, राइट 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 राइट, कैसे दर्शाया जाएगा, एक हाथ बनाया जाएगा। हाथ नहीं बनेगा, इसलिए हाथ को सिर्फ लिखा जाएगा। और यहां पर जो है आपका है पेट्रोल, यहां पर क्या है, तो यहां पर है आपका पेट्रोल। अब हाथ से जो ऊष्मा है वो किस तरफ जाएगी भाई, पेट्रोल, पेट्रोल लिखा हुआ है, इसको पेट्रोल कर देते हैं, पेट्रोल, राइट, पेट्रोल, ये लो। तो हाथ से जो ऊष्मा है वो किस तरफ चली गई, हाथ से जो ऊष्मा है वो चली गई पेट्रोल की तरफ, और ऊष्मा से क्या होगा, शीतलता, शीतलता जो है वो आ गई हमारे हाथ की तरफ। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी वाष्पीकरण, तो भाई वाष्पीकरण किसका हुआ, वाष्पीकरण जो था किसका हुआ, पेट्रोल का हुआ ना। पेट्रोल ने
आपके हाथ से ऊष्मा धारण की और पेट्रोल जो है वो अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में आ गया। सिंपल सी कहानी। मतलब वाष्पीकरण किसका हुआ? पेट्रोल का हो गया। पेट्रोल पेट्रोल लिखा है मैंने, जल्दी में सब गड़बड़ हो गया है। पेट्रोल को पेट्रोल लिखना है दोस्तों, दूसरे ढंग से लिखेंगे। पेट्रोल पेट्रोल सॉरी फॉर दैट। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। तो इस तरीके से शीतलता प्रदान करेगा पेट्रोल। कुछ ऐसे ही यदि मैं ठंड के समय पर बात करूं, ठंड के समय पर आप यदि किसी लोहे की चीज को टच करते हो तो वो आपको ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ से ऊष्मा उसमें जा रही है और उससे शीतलता आप में आ रही है। गर्मी के समय पर उल्टा हो जाता है, लोहे की चीज आपको गर्म लगती है क्योंकि आपके हाथ से शीतलता उसमें जा रही है और उससे ऊष्मा आप में आ रही है। सीधी सी कहानी की ऊष्मा जो है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल पर आती है, या फिर आप कह लें ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ आती है। सिंपल सी बात, राइट? चलिए, तो ये सारी कहानी हो चुकी है। अब पढ़ लेते हैं इसके आंसर को। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण आसपास से क्या बात है, देखो, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के जो कण होते हैं अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। क्या अवशोषित कर लेते हैं भैया? ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास क्या हो जाती है? ठंडक। वही कहानी है कि एक तरफ यदि पेट्रोल जाएगा तो दूसरी तरफ आपकी पेट्रोल नहीं, एक तरफ यदि ऊष्मा जाएगी तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली जो है शीतलता चली जाएगी। बात समझ में आ गई? ये थी कहानी जो मुझे आपको थी सुनानी, इसको नोट कर लिया जाए। तो आपको यदि कुछ ठंडा लग रहा है मतलब गर्मी आपके हाथ से जा रही है। आपको यदि कुछ गर्म लग रहा है मतलब गर्मी आपके हाथ में आ रही है। बात समझ में आ गई? इसीलिए आपने ये देखा होगा हमारी जो बॉडी है वो एक नेचुरल एसी है, नेचुरल एयर कंडीशनर है। और ऐसा क्यों है पता है आपको? आपने देखा होगा कि जब ठंडियों का समय होता है हमारी बॉडी, हमारा शरीर गर्म हो जाता है। फीवर के टाइम भी ऐसे ही होता है, आप ऐसे यहाँ टच करो आपको गर्म लगेगा। और गर्मियों के समय पर आप यदि धूप से आएंगे, बहुत ज्यादा तापमान होगा, तो आप यहां पर टच कीजिए, यहां पर टच कीजिए, आपको कैसा फील होगा? ठंडा। तो गर्मियों के समय पर हमारी जो बॉडी होती है वो ठंडी हो जाती है, ठंड के समय पर हमारी जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो गर्म हो जाता है। बात समझ में आई? तो यही सारी चीजों को इस चैप्टर में हमने पढ़ना था। चलो आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लिया है आपने? हाँ बिल्कुल कर लिया है। चलिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? सिंपल सी कहानी है, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है। एटीएम का मतलब यहां पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं है, यहां पर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। डायरेक्ट सेटिंग। ओके, गैस से सीधे किस में परिवर्तित हो गई? ठोस में। और ठोस से सीधे किस में परिवर्तित हो गई? गैस में। और इसी कहानी को दर्शाया जाता है कैसे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। बात समझ में आ गई? तो इसे ही दर्शाया जाता है किस विधि के द्वारा? दिस इज योर ऊर्ध्वपातन। कहानी समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। नोट कर लीजिए, दैट्स ऑल। सिंपल सा सवाल था। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ। और यही लिखा हुआ है, ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है भैया? द्रव अवस्था में आए बिना गैस यदि ठोस में, जैसा कि कपूर के साथ होता है, या उल्टा हो गया, ठोस यदि गैस में या गैस यदि ठोस में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी कहानी थी। नमक, चीनी, डिटॉल आदि जल में क्यों घुल जाते हैं? बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो, ये क्वेश्चन यदि कक्षा 9वीं में, कक्षा 10वीं में पूछा जाए तो इसका कारण क्या होगा आपको लिखना पड़ेगा। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जल में यह रिक्त स्थान अधिक होता है, जिससे नमक यानी कि सॉल्ट, चीनी यानी कि आपका शक्कर, और डेटॉल यानी कि एक प्रकार की क्या है आपकी एंटीसेप्टिक है, ये जल में घुल जाती है क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। पर यदि आप बात करते हैं किसकी? कक्षा 11वीं या 12वीं की, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया इसके पीछे की जो कहानी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर वहां से आएगा नहीं, इसलिए हम इधर से लिखेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो इसके पीछे की कहानी क्या है?
तो यह है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधुता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आबंधन, हाइड्रोजन बंधुता। बात समझ में आ गई। बड़ी कक्षा में, छोटी कक्षा में आपको कहां पर बात करनी पड़ेगी? रिक्त स्थान। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। चलिए अगला सवाल बहुत बढ़िया था ये वाला भी क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? प्लाज्मा क्या है? तो एक प्लाज्मा तो वो है जो रक्त में होती है, खून में होती है, राइट। दूसरी जो प्लाज्मा है वो क्या है? ध्यान से देखते हैं। उसके लिए हम यहां पर चलते हैं, उसके लिए हम यहां पर चलते हैं और ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ भाई, आपके पास क्या था, क्या था, क्या था? आपके पास था ठोस, आपने और गर्म किया, अब वो जो है वो द्रव बन गया, सीधे गैस में परिवर्तित किया तो ऊर्ध्वपातन हो गया, और गर्म किया, गैस में परिवर्तित हो गया, और गर्म किया तो अब आपको जो क्या मिलेगी, अवस्था मिलेगी, वो होगी प्लाज्मा। और यदि आप इसको गर्म करोगे तो अब आपको जो अवस्था है वो मिलेगी क्या? प्लाज्मा। और एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी चीज आयनों के रूप में पाई जाती है। अच्छा, ऐसी बात, ओके। तो प्लाज्मा में कोई भी चीज जो है किस रूप में पाई जाएगी? तो आयनों के रूप में, आयनों के रूप में पाई जाती है कोई भी चीजें। कहानी समझ में आ गई? एकदम सिंपल सी बात थी। तो प्लाज्मा में कोई भी चीज कैसे पाई जाती है? आयनों के रूप में। और हमारा जो आयनोस्फीयर है, जिसको आप लोग आयन मंडल कहते हो, उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो तत्व हैं, परमाणु हैं, अणु हैं, वो अपने अपने आयन में परिवर्तित हो जाते हैं और इस एक पर्टिकुलर अवस्था को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तबदो सोच कर देखो कि उतना घना, इतनी ज्यादा घनत्व वाला जो उल्का पिंड होता है, जिसको आप टूटता हुआ तारा कहते हो, जिसको आप ऐसे खड़े होकर विश मांगते हो, राइट, जब वो आता है एटमॉस्फेयर में, प्लाज्मा स्टेट से जब टकराता है, आयनों के साथ टकराता है, उसमें इतना घर्षण होता है कि वो जल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आयनोस्फीयर यदि नहीं होता, एटमॉस्फेयर यदि नहीं होता, आयन मंडल नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता, तो उल्का पिंड तबाह कर चुके होते अभी तक पृथ्वी को। बात समझ में आ गई? तो सीधी सी कहानी है कि जब भी आप बात करते हैं किसकी, जब भी आप बात करते हैं विज्ञान की, सारी चीजें जो हैं वो आपस में कैसी हैं? कनेक्टेड है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। तो ये होती है आपकी प्लाज्मा स्टेट। हम चल रहे हैं यहां पर और पढ़ लिया जाए। प्लाज्मा स्टेट पदार्थ की चौथी अवस्था है। कैसे बनती है? नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम में ऐसी कोई गैस होती है, विद्युत ऊर्जा के कारण ये आयनीकृत हो जाती है। तो गैसें जब आयनीकृत हो जाती है तो निर्माण होता है प्लाज्मा स्टेट का। बात समझ में आ रही है? चलिए अब चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हो? इसका आंसर मुझे आपकी कॉपी में चाहिए। डिस्कस करते हैं पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात हो रही है गुप्त ऊष्मा की। पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, पर इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का करना बड़ा ही जरूरी है, राइट। देखिए, जब कभी भी अवस्था परिवर्तन होती है ना, राइट, जब कभी भी अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस समय तापमान में परिवर्तन नहीं होता, और जब तापमान में परिवर्तन होता है तो अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, इस मोमबत्ती को यहां से बुझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अवस्था परिवर्तन अलग है। अवस्था परिवर्तन के समय पर तापमान एक जैसा रहता है। अब ये समझाना पड़ेगा, बिल्कुल समझेंगे। अवस्था परिवर्तन, ध्यान से देखना, ये बड़ी सिंपल सी कहानी है, राइट। अवस्था परिवर्तन और ताप परिवर्तन दोनों अलग अलग चीजें हैं, और उदाहरण के साथ करेंगे ना तो इस टॉपिक के तो अपन निपटा देंगे। पर ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कक्षा 11वीं 12वीं में भी, राइट। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ अवस्था परिवर्तन है, एक तरफ ताप परिवर्तन है। जब कभी भी बात होगी किसके 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 अवस्था परिवर्तन की, ताप जो रहेगा वो नियत रहेगा। नियत का मतलब क्या है? नियत का मतलब है कि उसी एक समान रहेगा। ताप परिवर्तन की बात होगी तो अवस्था नियत रहेगी। समझने की कोशिश करते हैं, अवस्था कैसी रहेगी? नियत रहेगी। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11वीं 12वीं यहां तक कि उसके बाद भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। ये पानी दिख रहा है आपको? कक्ष का तापक्रम जो होगा, अभी रूम टेम्परेचर कितना होगा? मेरे रूम का जो है अभी 20-22 के आसपास होना चाहिए। हम मान लेते हैं इसको 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब ये बताओ 25 डिग्री सेल्सियस में क्या है? ये जल है ना। इसको हम गर्म करेंगे, 25 से 30 होगा, 30 से 35 होगा, 35 से 50 होगा, फिर 80 होगा, 90 होगा, 99 होगा, 100 हो जाएगा।
100 डिग्री सेल्सियस पे ये जल ही रहेगा पर ये गर्म रहेगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जल है पर इसका तापमान कैसा है, कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं H2O ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं भैया 20 डिग्री, नहीं गलत बात। जब मैं H2O ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं 20 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आ रही है, और फिर मैं बात कर रहा हूं H2O की, और अब मैं कह रहा हूं H2O को जो है कितना है, ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरफ H2O 20 डिग्री सेल्सियस है और एक तरफ आपका जो H2O है वो 90 डिग्री सेल्सियस है। अब दोनों के बीच में अंतर क्या है, ध्यान से देखो। यहां पर जो तापमान है वो भिन्न है। तापमान जो है स्टूडेंट्स वो भिन्न है, पर यदि आप बात करेंगे यहां पर अवस्था की, तो सीधी सी बात है कि अवस्था सेम है, एक जैसी है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि अवस्था यहां पर कैसी है, एक जैसी है। अच्छा, ये भी द्रव है आपका और ये भी द्रव है आपका, बात समझ में आ गई। तो यहां पर आपका जो अवस्था है वो एक समान है, ताप जो है वो आपका भिन्न है। मतलब ये कि अलग अलग आपके तापमान पे, अलग अलग तापमान पे अवस्था नियत रहती है। अब बात कर लेते हैं, और गर्म किया हमने इसको, हम इसको 100 पे लेकर गए। देखो ना, तापमान अलग अलग है पर दोनों ही जगह पर द्रव है। अलग अलग तापमान पे अवस्था एक जैसी रहती है, बात समझ में आई। अब हमने इसको और गर्म किया, हमने इसको इतना गर्म कर दिया कि अब ये जो है द्रव बन गया, राइट। अब ये द्रव है और किस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, क्या आपका H2O। बात समझ में आ गई। अब यदि हम इसको और ऊष्मा दे रहे हैं, अब यदि हम इसको और ऊष्मा देंगे तो पता है अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब जो है ये परिवर्तित हो जाएगा द्रव से किसमें, गैस में। अब जो है ये परिवर्तित हो जाएगा किससे, द्रव से किसमें, गैस में। और गैस के समय पर भी इसका 100 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहेगा और ये H2O ही रहेगा। कहने का मतलब ये कि जब आपने इसको इसके क्वथनांक पर ऊष्मा दी, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए वो द्रव था 100 डिग्री सेल्सियस पे और वही चीज भाप या गैस बन गई। भाप लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो वही चीज जो है वो क्या बन गई भाई, भाप बन गई। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या था भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव भी था, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपकी गैस या भाप भी है। इसका मतलब ये कि जब तापमान एक समान है, ध्यान से देखो, इसको और गर्म कर रहे हो आप, फिर भी तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि अब हो रहा है अवस्था में परिवर्तन, मतलब ऊपर वाली बात। पर जो कहानी है वो बढ़िया से नहीं बनी, इसलिए इसको मैं बढ़िया से बनाकर ही रहूंगा, यानी कि ऊपर वाली बात। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी, ध्यान से देखिएगा। तो ताप नियत है, अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन। अब ऐसा होता क्या है, अब द्रव है भाई, आप उसको और गर्म करोगे तो क्या होगा, अणुओं के बीच के अंतर दूरी बढ़ने लगेगी। अब ताप नहीं बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, ताप में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जब अवस्था परिवर्तन होती है तो तापमान एक समान रहता है। तो ऐसी ऊष्मा, ध्यान से देखिए, ऐसी ऊष्मा जिसके कारण अवस्था में परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्योंकि अवस्था परिवर्तन के समय पर तापमान में परिवर्तन नहीं होता, तो हम ये नहीं समझ पाते कि जब तापमान नहीं बढ़ रहा है तो ऊष्मा कहां जा रही है। तो वो ऊष्मा जा रही होती है अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने में। बात समझ में। इसीलिए ऐसी ऊष्मा जो कि अवस्था परिवर्तन के समय पर दी जाती है उसको कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा, क्योंकि इस समय पर तापमान जो है वो नियत रहता है। तो जैसा मैंने क्वथनांक के लिए लिया, ऐसा ही हम जो है हिमांक के लिए भी ले सकते हैं और जमांक के लिए भी ले सकते हैं। जमांक कुछ होता नहीं है, पर हिमांक के लिए ले सकते हैं, बात गलनांक के लिए ले सकते हैं। नोट किया जाए, बढ़ रहे इसके सवाल की तरफ। तो वो ऊष्मा गुप्त ऊष्मा क्या है, जब दी जाने वाली ऊष्मा जब अवस्था में परिवर्तन होता है, जब अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन, जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो ऐसी ऊष्मा को हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। बात समझ में आ गई। बड़ी सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आपको सुनानी थी। अब यही हिमांक के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, गलनांक के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए
और अवस्था परिवर्तन होगी तो तापमान में परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमको लगेगा यार हीट तो दे रहे, ऊष्मा तो दे रहे, तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि तापमान लगा हुआ है अवस्था परिवर्तन कराने में। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी, इसको नोट कर लीजिए। चल रहे अगले सवाल की तरफ, है ना? चलो ये देखो, पढ़ो। प्रासुत ऊष्मा किसे कहा जाता है? संगलन की प्रासुत ऊष्मा किसे कहा जाता है? इसको आप बताना मुझे, राइट? और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक, चलिए, तो क्या कहलाती है ये संगलन की प्रसुत ऊष्मा, राइट? अब ये क्या कहानी है, ध्यान से देखो। अब यहां पर आपको ना वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करने की जरूरत है कि आपका ये जो वायुमंडलीय दाब होता है, इस पर किसी के भी 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं संगलन की प्रसुत ऊष्मा, राइट? अब ये होता कैसे है, ध्यान से देख लेते हैं। देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस आपने लिया, मान लेते हैं कि आपने यहां पर लिया हुआ है 1 केजी ठोस, 1 किलोग्राम जो है वो आपने यहां पर ठोस लिया हुआ है, राइट? यह है आपका ठोस और यह है आपका 1 केजी। तो इसको हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 1 केजी। चलो, ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब कि अब यदि आप बर्फ लेते हो तो उसका गलनांक कितना हो जाएगा भाई? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, कई बार पूछ लिया जाता है, राइट? चलो, तो इसको भी नोट किया जाए। अब हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा वो क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात हो रही है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो? बात समझ में? एक काम करते हैं, यहां चलते हैं और जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स एक एक हम प्रयोग करते हैं। चलो, अब भाई आपने पानी को गर्म करना शुरू किया और आपका जो पानी है, राइट, आपने पानी को गर्म करना शुरू किया, आपका जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आपके पास जल है, आपके पास जो जल है मान लेते हैं कि वो 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? फिर आपने इसको गर्म करना शुरू किया, आपने इसका हैप्पी बर्थडे बनाया, आपने इसको गर्म करना शुरू किया 40 डिग्री सेल्सियस से। तो आपका जो जल होगा वो क्या करेगा, उसका तापमान बढ़ेगा, अवस्था में फिलहाल परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आपके पास जल है, राइट, और जल हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ओके? और फिर आपने इसको गर्म करना शुरू किया। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद कभी भी ये नहीं हो सकता शुद्ध जल के साथ में स्टूडेंट्स की 100 डिग्री सेल्सियस के बाद 110 डिग्री सेल्सियस हो जाए और वो पानी ही बना रहे। ऐसा होता ही नहीं है। जब आप उसको और ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा देते हो तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। और इसके कारण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसके कारण तापमान जो है वो वही रहता है, पर तापमान वही रहता है, पर ये बन जाता है वाष्प और ये हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस जगह पर, किस जगह पर, यहां पर जो है इसकी द्रव अवस्था है और यहां पर जो है आपकी गैसीय अवस्था है। भाई एक जगह पर आपकी द्रव अवस्था है और एक जगह पर आपकी गैसीय अवस्था है। बात समझ में आ रही है? तो एक बड़ी सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी, मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा लगता है ना कि भाई हम तापमान बढ़ाएंगे या हम यदि ऊष्मा देंगे तो तापमान बढ़ेगा, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है अवस्था परिवर्तन के समय पर। मतलब अब आपका जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, अब यदि आप उसको गर्म करोगे तो इसके बाद और तापमान नहीं बढ़ेगा। सवाल पैदा होता है कि वो ऊष्मा कहां चली गई? तो अब वो ऊष्मा जो है वो लग रही है किस चीज में? भाई आपके जो अणु है, परमाणु है, जो भी चीज से बना हुआ है ये पदार्थ, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में, राइट? और उसके कारण जो है क्या होगा, अब ये जल से परिवर्तित हो जाएगा वाष्प में। आप और गर्म करेंगे, वाष्प ही रहेगा, फिर और गर्म करेंगे, ये बन जाएगा आपका प्लाज्मा में। बात समझ में आ गई? बड़ी सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी, नोट कर लो। चलो, कर लिया। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसकी क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होती है, राइट, उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण की
गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा ना, ये वाष्पीकरण की आपकी गुप्त ऊष्मा है, प्रसुप्त नहीं है, यहां पर गुप्त आएगा। दैट्स ऑल। मतलब ये गुप्त ऊष्मा जो होती है ये तभी आप काम करती है, तभी ये लगती है जब हमें अवस्था परिवर्तन करनी होती है। तो जब भी हम अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, जब भी हम अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, राइट, जब कभी भी हम अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तब हम बात करेंगे किसकी? गुप्त ऊष्मा की, क्योंकि ये होगी एकदम सीक्रेट एनर्जी। क्या होगी? तो ये होगी एकदम सीक्रेट एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो ये होगी एक प्रकार की आपकी सीक्रेट एनर्जी। क्लियर? जब भी अवस्था परिवर्तन होगी अब इसकी बात करेंगे। हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। चलो, ठीक, सिंपल, बहुत बढ़िया। अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कहता है कि संघनन क्या है। अगला सवाल ये कहता है कि भाई ये संघनन जो है ये क्या है। अब देखो, आज सुबह सुबह ना मेरे साथ क्या हादसा हुआ मैं बताता हूँ। ये देखो, अब थोड़ी देर पहले, ठीक है, इस बॉटल में जो है एकदम अभी ठंडा पानी था, बिल्कुल भयंकर वाला ठंडा पानी था। अब इसको मैं लेकर आया और मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया। अब मैंने ये देखा कि भाई थोड़ी देर बाद ये ठंडे पानी था तो ये यहाँ पर ऐसे ना पानी के बूंद दिखने लगे मेरे को। मुझे जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पर ऐसे पानी के बूंद दिखने लगे। बचपन में मुझे लगता था कि वो पानी कहीं अंदर से तो नहीं निकल रहा है। बात समझ में आ रही है? बहुत ठंडी बॉटल को आप यदि रूम में कहीं पर रख देंगे तो आपको उसके आसपास पानी के बूंद दिखने लगेंगे। तो पहला डाउट पहले आता था बचपन में, राइट, कि भाई वो कहीं आपके जो पानी के बूंद हैं वो अंदर से निकल कर तो बाहर नहीं आ रहा है। पर कहानी क्या है, ध्यान से देखिए। भाई मान लेते हैं कि ये बॉटल यहां पर रखी हुई है और इसके आसपास बहुत सारे जल वाष्प हैं। बात समझ में आ गई? अब ये जल वाष्प क्या करेंगे? देखो, जल वाष्प के पास ज्यादा ऊष्मा है क्योंकि गैसीय अवस्था में। जल वाष्प इसके पास आएगा, इसमें से ठंडक ले लेगा। बात समझ में आई? जल वाष्प है वो तो अपने को दिख नहीं रहा है। अब जल वाष्प इसके पास आएगा, इसमें से क्या ले लेगा? ठंडक ले लेगा। और यदि इसमें से उसने ठंडक ले लिया तो बदले में क्या दे देगा? गर्माहट दे देगा। ठंडक आ गई बॉटल से बाहर, गर्माहट चले गई बॉटल के अंदर। ठंडक लेने के कारण जो जल वाष्प आसपास वाले हैं वो कैसे हो जाएंगे? संघनित हो जाएंगे और यहां पर जमा हो जाएंगे। तो वाष्प परिवर्तित हो जाएगा जल में। बात समझ में आ गई? और वो जो ऊष्मा उसने अंदर दिया था पानी को, वो पानी का तापमान कैसा होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम डेली लाइफ में कई बार देखते हैं। बात समझ में आई? पक्का जी। चलिए, तो लिखा हुआ है आप, बड़ी सिंपल सी कहानी है। एक किसी भी बर्तन में एकदम, जो कोई भी बर्तन में एकदम ठंडा पानी रखिए, कोई भी ठंडी चीज रखिए, राइट, और यदि उसके आसपास जल वाष्प जमा होकर द्रव बना लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। तो वह प्रक्रिया जिससे गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। क्योंकि इसका घनत्व क्या है? बढ़ रहा है। क्योंकि यहां ध्यान से देखिएगा, गैस का क्योंकि यहां गैस का घनत्व बढ़ रहा है। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पर गैस का घनत्व जो है वो क्या हो रहा है? तो वो बढ़ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई घनत्व बढ़ रहा है, सघन हो रहा है, इसलिए हमने कहा उसको संघनन। बात समझ में आ गई? अब देखो और आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, और यदि होती है तो क्यों होती है? सवाल क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एक तरफ आपके पास जल है, एक तरफ आपके पास क्या है? बताओ आप मुझे। एक तरफ आपके पास जल है और एक तरफ आपके पास भाप है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए करते हैं एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट और ध्यान से देखते हैं कि हम जो है कैसे इस टॉपिक को समझेंगे। चलिए, तो अब एक काम किया जाए, सबसे पहले यहां पर जो है जल लिखा जाए। तो ये हो गया आपका जल, ठीक है, और जो है कौन सी अवस्था में है? भाई लिक्विड अवस्था में है। और क्या है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं चाहता हूं कि जो जल है उसको मैं किस में परिवर्तित कर दूं? मैं इसको परिवर्तित करना चाहता हूं भाप में। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, यदि मैं जल को भाप में परिवर्तित करूंगा, राइट, यदि मैं जल को भाप में परिवर्तित करूंगा तो इसकी अवस्था जो है वो बदल जाएगी। और
मुझे क्या देनी पड़ेगी, मुझे ऊष्मा देनी पड़ेगी। और ये जो भाप है ना आपका, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही है। मतलब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पर किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा। अब एक बात बताओ, यदि जल आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो इसके पास कुछ पहले से ऊष्मा होगी, राइट? तो इसके पास कुछ पहले से ऊष्मा होगी, बस इतनी सी बात है। तो इसके पास पहले से जो ऊष्मा है, ऊष्मा को हम लोग Q से दर्शाते हैं, इसलिए Q बोल दिया गया। और जब आप इसको गर्म करेंगे, इसका आप हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तो आप इसको कौन सी ऊष्मा दे रहे हो? आप इसको दे रहे हो गुप्त ऊष्मा। याद करो, किस चीज की गुप्त ऊष्मा? लेटेंट हीट। किस चीज की? तो भाई वाष्पीकरण की। तो क्या होगा, यहां पर जो कुल ऊष्मा होगी, यहां पर जो कुल ऊष्मा होगी वो होगी आपकी Q धन गुप्त ऊष्मा। बात समझ में आ गई? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि यहां पर ज्यादा ऊष्मा है और इधर पर तुलनात्मक तरीके से जो ऊष्मा है, राइट, वो कैसी है? कम है। तो तुलनात्मक तरीके से कम ऊष्मा है, कम ऊर्जा है, और यहां पर तुलनात्मक तरीके से ज्यादा ऊर्जा है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ज्यादा ऊर्जा है और ये यहां पर जो है आपकी ऊर्जा। क्या कुछ बात आपके समझ में आई? तो बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि एक तरफ आपकी कम ऊर्जा है और एक तरफ आपकी ज्यादा ऊर्जा है। अब बताओ, गर्म पानी से हाथ ज्यादा जलेगा या फिर भाप से हाथ ज्यादा जलेगा? तो आपका जो आंसर है वो होगा सर, जहां पर ऊर्जा ज्यादा है ना, वो हमारे हाथ पर ज्यादा असर डालेगी। तो ज्यादा ऊष्मा होती है भाप में, कम ऊष्मा होती है आपके जल में। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। अब प्रेशर कुकर से निकलने वाली जो भाप होती है ना, वो तुरंत ठंडी होने लगती है, इसलिए हमको वो ज्यादा गर्म नहीं लगती है। बात समझ में आ रही है? और उस भाप में भी बहुत सारे जल वाष्प रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी भाप जिसमें जल वाष्प है ही नहीं, मतलब वाष्प है, जल के कण नहीं है। बात समझ में आ रही है? जल की कोई छोटी मोटी बूंद नहीं है। यदि ऐसा है तो ये जो भाप होगी, राइट, ये ज्यादा असर डालेगी आपके ऊपर। चलो, तो ये आपने नोट कर लिया। अब बढ़ रहे हैं आगे, आ जाओ यहां पे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। साथ ही एक और चीज हम लिख सकते हैं कि भाप के कणों की राइट गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। किससे? जल के कणों से। अब किसी चीज की गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो उसका असर कैसा होगा? वो भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? चलो लिख लो यहां पर इसको। सो दिस इज द स्टोरी बेसिकली। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है? तो बहुत अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलो, गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है? बहुत ही सिंपल सी कहानी है। वह तापमान जिस पे कोई ठोस पिघलने लगता है, वह तापमान जिस पे कोई द्रव उबलने लगता है। ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। भाई सीधी सी बात है, आपके पास कोई भी ठोस है, आप उसको गर्म करोगे, आप उसको गलाओगे, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। आप उसको और गर्म करोगे, कुछ समय बाद वो जो है आपके गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो द्रवों का होता है क्वथनांक, ठोसों का होता है गलनांक। बात समझ में आ गई? इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो बहुत बढ़िया सी कहानी थी, बहुत बढ़िया सवाल था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ रहे हैं आगे। 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई ऐसे ऊर्ध्वपातित का मतलब क्या है कि सीधे ठोस से गैस में या गैस से ठोस में। अब यहां पर जो पदार्थ हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? आपके सीधे ठोस से किस में परिवर्तित हो जाएंगे? गैस में।
राइट, कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया जिसको हम नौसादर कहते हैं, और साथ में आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, है ना। अब इसका हम जो है फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और ये होगा आपका NH4Cl। तो इस तरीके से क्या आप लोगों को कहानी समझ में आ गई? बोलिए यस सर, पक्का ना। चलो तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ये जो चैप्टर था हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, राइट, इसका हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहला जो पार्ट है वो बहुत बढ़िया तरीके से लगा लिया है। अब सवाल पैदा होता है कि इसका दूसरा जो पार्ट है वो कहां मिलेगा। ध्यान से देखिए, तो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करेंगे, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई भी फीस नहीं देनी है, कोई भी पैकेज नहीं खरीदना है, कोई भी कूपन नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ चुपचाप जाकर ऐसे क्लिक कर देना है, खत्म बात। इसके बाद क्या? इसके बाद जो है यहां पर है आपके नॉलेज का पिटारा खजाना, राइट। सी एवरीथिंग इज गिवन देयर। इंग्लिश मीडियम के लिए सारे विषय, हिंदी मीडियम के लिए, NTSC के लिए, ओलंपियाड के लिए, CUET के लिए, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? हम मानकर चलते हैं कि हम इस चैप्टर के अगली वाली वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्लास 9 में जाकर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हर अध्याय में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि कॉन्सेप्ट वीडियो, वन शॉर्ट रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और आपके मिलेंगे NCERT एग्जाम्पलर्स, NCERT सॉल्यूशंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। और एक या दो टॉपिक नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। बात समझ में आ गई? आपने किया क्लिक, आप बढ़े आगे, हो गया सिलेबस स्टार्ट। कहां से? पहले ही वीडियो विषय सूची, यानी कि सिलेबस का इंट्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी बोर्ड में, कहीं पर भी यदि आपको कोई परेशानी है, राइट, तो ये एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से हम जो है मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान की कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ और टाइप के वीडियोस के बारे में, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बात समझ में आ गई? तो तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।